पढ़ लिया था मेरा ख्याल है। मैग्नेटिक टेप हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट लेक्चर में कौन था? आप लोगों ने पढ़ा या मॉर्निंग वाली क्लास ने पढ़ा? सर 7 चैप्टर मेरे ख्याल में खत्म किया था हमने। 7th चैप्टर और उसके बाद 8th शुरू करना है। 8th 8th शुरू करना सर। 8th ऑलरेडी शुरू नहीं कर लिया हुआ? नहीं सर। अच्छा, तो आप लोग 8th में, इसका मतलब 8th चैप्टर नहीं किया। जी सर। ओके, तो ये चैप्टर 8 आपके साथ स्लाइड मैंने शेयर की हुई है, इसी को हम देख लेते हैं। इसमें चैप्टर का नाम है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो प्राइमरी स्टोरेज और जो उसके मुतालिक प्रोसेसर है वो ऑलरेडी हमने 7th चैप्टर में पढ़ा है। और यहाँ पे हम देखेंगे सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में शामिल है आपकी हार्ड डिस्क और इस तरह की जो भी रिमूवेबल डिस्क हैं, वो सारी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है। और उसके बारे में भी बता दीजिए। किसके बारे में बता दें भाई? सर डेट शीट के बारे में पूछ रहे हैं भाई। वो सर एक्सक्यूज मी सर, डेट शीट आ गई है, उसके बारे में। डेट शीट आपके ना इसी टाइम के ऊपर फ्राइडे को ही मैं आपका ले लूंगा, आप मिड ले लूंगा। नेक्स्ट फ्राइडे आपका मिड हो जाएगा, ठीक है? तो सिलेबस के बारे में थोड़ा बता दें। सिलेबस जो हम पढ़ रहे हैं वो सिलेबस है। सारे चैप्टर इंक्लूड है जितना आपने पढ़ाया है। ये मोहम्मद माज, आपका भी कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी, बस जो हम पढ़ेंगे वही हमारा सिलेबस है। सिलेबस तो बहुत आसान है। रिटन फॉर्म में नहीं आएगा? किस फॉर्म में? रिटन फॉर्म में हमने देना है या फिर ओरल सुनाना है हमने? सुनाने में क्या सुनाएंगे आप? क्या मैं सुनूंगा? आपने रिटर्न ही खुद होता है, सर ये तो आपने बोला ऑब्वियस है। कि आप सर जी जी, आपने बोला है आप फ्राइडे को लेंगे इसी तरह ही। हाँ मतलब टाइम मैंने आपसे बोला है कि ये होगा। सर जूम पे पेपर होगा। सर सिलेबस थोड़ा कम कर दे, हाँ, सिलेबस जूम आप ज्यादा लोग है। ऑन कर लेंगे और अपने कैमरास भी ऑन कर लेंगे, ताकि आपके आप जो भी आपको मिलेगा एमसीक्यू टाइप होगा ज्यादा या शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, वो आपको दे दिए जाएंगे। और जूम पे हर बंदे ने अपनी वीडियो ऑन रखनी है। मैं बस इसके ऊपर सब कुछ देख रहा हूँ। सर एक्सक्यूज मी सिलेबस सर। थोड़ा हाँ जी, सर मिड सिलेबस थोड़ा सा में कम एक कर दो। मिड में एक चैप्टर कम कर दें तो सर, वो सिलेबस फाइनल में ऐड कर लेंगे हम सारा। मिड में कम कर दिया हम। सर थोड़ा काइंडली लेस कर दें। यस सर आपकी मेहरबानी। तो सारे बच्चे नए हैं, किसी को भी नहीं आता जाता कुछ, तो प्लीज सर। कोई बात नहीं, सारे नए हैं सारे पुराने हैं। पेपर दे के यहाँ सर तक वो आए हैं ना। हम पेपर कौन सा आप लोगों के लिए नई चीज है? और आईसीए बिल्कुल नहीं मैंने कभी भी पढ़ा। क्या हुआ? सर वो जो हम फाइनल में ऐड कर लेंगे, जो आप कहेंगे फाइनल में। आप इस दफा हमारी मान ले थोड़ी। सर अभी अच्छा थोड़ा सा चलिए, इसके रिलैक्स ऊपर करते देखते हैं हैं। आगे ये टेस्ट में। एक्चुअली ना डिबेट है। वो कुछ चैप्टर आपको मुश्किल लगेंगे, कुछ किसी और को लगेगा, कुछ किसी और को। तो ये एक ना काफी मतलब प्रॉब्लम वाली बात है कि सर ने वो वाला चैप्टर फलाम बंदे का जो है वो कर दिया, स्किप कर दिया। मुझे तो वो सर बहुत अच्छा आता था। सर आप जो सर आप करेंगे हम अपनी मान मर्जी से ये स्किप सवाल कर दें। सर आप जौन सा जो मैं आपसे कहेंगे हम वो वाला कम कर लेंगे। हाँ, मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत आसान आपका सिलेबस है। और आपको बुक भी मैंने वो लगवाई है जो कि बहुत ही आसान है। सर जो आपका दिल सर करता है वो आपको कर। आता है ना? नहीं आता क्या नहीं आता? सर? सर ऐसे 6 वाला सर 6 आप वाला अपनी कर मर्जी दें। से एक सिलेबस कम कर, एक 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 करके चैप्टर आप कम कर बोलेंगे तो मुझे देंगे। पता चलेगा आप क्या बोल रहे चुप कर जा। सर आप अपनी मर्जी से एक कोई भी चैप्टर कम कर दें। हैं। चलिए, आपकी सजेशन मेरे पास आ गई है। और कोई बंदा? सर 6 चैप्टर कम नहीं कर सर, दें। 6 वाला चैप्टर रहने दें।
देखा Sir- ये अभी आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, आई नो। ओके, हम ठीक है स्टार्ट सर। करते हैं। आपका जो टॉपिक है वो है सेकेंडरी स्टोरेज, और इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे जो आपके डिवाइसेस हैं और उनकी जरूरत क्यों है। देन वी विल बी क्लासिफाइंग दिस कॉमनली यूज्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, एंड वी विल सर आल्सो 6 लर्न चैप्टर कम अबाउट। कर दें सर प्लीज। ये कौन है जो चैप्टर कम करवा रहा है? ओके, अब कोई दरमियान में चैप्टर कम करने के लिए, अगर आपका कोई जेन्युइन क्वेश्चन है सिलेबस के मुतालिक तो फिर आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप म्यूट रखें अपने आप। सर ये हम किस तरह आपको दिखाएंगे जूम पे, मतलब हम सेंड करेंगे आपको लिख जूम के के पेपर? ऊपर आप जूम पे कैमरा ऑन करेंगे, मैं वहां पर आपको देखूंगा कि आप लोग क्या राइट कर रहे हैं और किस तरह से आप बैठे हुए हैं। आपकी जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो कैमरा के ऊपर व्यू होनी चाहिए। कोई साथ में मैं चेक करूंगा कोई आपके पास हेल्पिंग मटेरियल तो नहीं है या कोई और बंदा तो नहीं बैठा। तो थ्रू आउट कोर्स ऑफ योर टेस्ट आपने कैमरा ऑन रखना, और उसके बाद आपको जो पेपर है उसके बारे में मैं आपसे बताऊंगा, उसका भी कोई हम डिसाइड कर लेंगे कि आपने पेपर जो है वो किस फॉर्मेट के अंदर लिखना है और किस फॉर्मेट के अंदर सबमिट करना है। तो टाइम मैंने ऑलरेडी आपसे बता दिया, फ्राइडे आई मीन 3 o'clock, इस तरह से आपका जो है वो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो कमिंग फ्राइडे जो नेक्स्ट, कितने तो सर जी, जितने coming चैप्टर्स Friday। आपने पढ़ाए हैं वो सारे? अभी फिलहाल तो वो सारे हैं, लेकिन मैं देखूंगा अगर कोई जेन्युइन रीजन मुझे आपकी तरफ से मिलती है कि जी हमें सर हम सिक्स सर, वाला चाहिए। सर आप अपनी मर्जी सर आप सिक्स सिक्स वाला ही वाले करवा दें प्लीज। उसमें जरा वो है ना क्राफ्ट, तो उसमें हम सबको डिफिकल्टी हो रही है। आप 6 वाला करवा दें सर प्लीज। कट। ओके, आपकी सजेशन मेरे पास आ गई है 6 के हवाले से, 6 चैप्टर के हवाले से, तो मैं उसको भी कंसिडर करता हूँ। मैं देखता हूँ इसके अभी, लेकिन अभी ओके कोई सर। डिसीजन नहीं किया। अभी फिलहाल So, आपने thank ये देखना है कि सारा जितना भी मैंने आपसे पढ़ाया है वो सब इंक्लूडेड है। टिल नाउ हमने यही डिसाइड किया। ओके ओके, सर। अब मुझे जरा ये लेक्चर आपका ओके सर, करने दें। थैंक यू सर। ओके ओके, आपके पास इस चैप्टर के अंदर हम अपने सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस जो डिवाइसेस हैं उनकी बेसिस के ऊपर हमने अपने डिवाइसेस को कैटेगराइज किया है, तो वो भी हम चेक कर लेंगे। Similarly, we will be learning about principles of operation and types of the secondary storage devices and their uses. कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और एग्जाम्पल के अंदर हम देखेंगे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क को भी थोड़ा चेक करेंगे क्या है। ओके, फिर हम जो चीज इस चैप्टर के अंदर हमारा लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि मैथ स्टोरेज डिवाइसेस जो कॉमनली यूज हो रही हैं उनकी लर्निंग, and also the introduction to other related concepts such as RAID concept, jukebox concept, and what is meant by storage hierarchy. तो ये सारी चीजें जो है वो अभी हम देखेंगे। इसी तरह अगर हम प्राइमरी स्टोरेज की बात करें तो जूक बॉक्स ज्यूक बॉक्स अभी मैंने आपसे पढ़ाया नहीं है, जब मैं आपसे पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा। फिलहाल सिर्फ आपने उसका नाम याद रखना है। ओके, जो आपकी प्राइमरी स्टोरेज है उसकी लिमिटेशन ये थी कि आपकी जो स्टोरेज कॉस्ट है वो आपको हाई पड़ रही थी। ठीक है, उसकी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है और स्टोर करने की कॉस्ट जो है वो काफी हायर है। ओके, इस और दूसरे ये है कि वो वोलेटाइल भी है। जाहिर है वो वोलेटाइल है क्योंकि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो कम थी। तो कैपेसिटी को मीट करने के लिए हम पुराना डाटा जो है वो इरेज करेंगे और नया डाटा वहां पर लेकर आएंगे ताकि हमारा काम जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहे और मत रुके। तो ये इस तरह की जो इसकी लिमिटेशन है, इनको ओवरकम करने के लिए या हमारा जो डाटा परमानेंटली स्टोर करने के लिए हमें जरूरत पेश आती है किसी स्टोरेज की, और उसके लिए हमें जो हेल्प करेगा वो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। इसमें सेकेंडरी स्टोरेज में आप जो प्राइमरी स्टोरेज की लिमिटेशन ओवरकम करते हैं, and the most important point is that you have virtually unlimited capacity. आप अपने सिस्टम के साथ जितनी बड़ी मर्जी हार्ड डिस्क लगा लें तो सिस्टम ने आपको उस पे कोई जो है वो उसकी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, इसी तरह as an operating speed far slower than that of primary storage, तो secondary storage के मुकाबले में जो आपकी प्राइमरी स्टोरेज है उसकी स्पीड काफी कम होती है।
तो इसलिए ये चीपर भी है। और आपको मैंने एक और बात बताई थी कि जब भी आप मेमोरी की बात करते हैं तो वो मेमोरी जो सीपीयू से जितना ज्यादा दूर होगी उतना ज्यादा स्लो होगी। तो जैसे कैशे मेमोरी बिल्कुल सीपीयू के पास है, वो सबसे फास्ट है। उसके बाद आपकी प्राइमरी मेमोरी है, और प्राइमरी मेमोरी के बाद आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी है। मतलब कोई भी डाटा अगर आपने सेकेंडरी डिवाइस से रीड करना है तो आप पहले उसे लेकर जाएंगे, पहले उसको हम प्राइमरी स्टोरेज में लेकर आएंगे और वहां से आगे सीपीयू के अंदर लेकर आएंगे। इसी तरह दिस मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा ऑन परमानेंट बेसिस। काफी डाटा जो है वो हमें परमानेंटली अवेलेबल है, एक दफा आ गया है तो हम उसे डिलीट नहीं करते, वो हमारे लिए नेक्स्ट जो है वो हमेशा के लिए अवेलेबल रहता है और उसको नेक्स्ट जो है वो हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह जो आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज है, इट हैज अनदर नेम व्हिच इज ऑक्सिलरी मेमोरी। इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ओके, ये क्लासिफिकेशन आपके सामने एक ट्री जो है वो नजर आ रहा है जिसमें सेकेंडरी स्टोरेज है, और इसको हम दो तरीकों से डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस और दूसरे को हम कहते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस। तो जो आपकी डिवाइसेस डायरेक्टली एक्सेस हैं आजकल वो ज्यादा यूज होती हैं, और इसी तरह सिक्वेंशियली एक्सेस डिवाइस व्हिच वाज मैग्नेटिक टेप, ये दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, ये चलती नहीं है, ये मार्केट से आउट है क्योंकि अपने ये प्रीवियस टेक्नोलॉजी है जो अभी हमारे पास ऑब्सलीट हो चुकी है। इसी तरह डायरेक्ट एक्सेस में जो आपके पास डिवाइसेस इंक्लूडेड हैं वो मैग्नेटिक डिस्क है, वो ऑप्टिकल डिस्क है, और वो मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस जो कि बाकी हैं, जिस तरह फ्लैश ड्राइव है और जिस तरह मेमोरी कार्ड है। इसी तरह ऑप्टिकल डिस्क जो है उसमें सीडी रोम और आपकी सीडी राइटर और रीड एंड राइट दोनों उसमें कर हो जाते हैं, और डीवीडीज जो हैं वो भी ऑप्टिकल डिस्क में, जिसमें ऑप्टिकल सेंसर लगा हुआ है और वो डिवाइसेस। इसी तरह फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में जो यहाँ पर आपके सामने हायरार्की मौजूद है उसमें पहली टाइप है जिप डिस्क, अदर टाइप इज डिस्क पैक, एंड थर्ड वन इज विंचस्टर डिस्क। तो ये तीन तरह की जो है आपके पास हार्ड डिस्क की कैटेगरीज जो है वो भी अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास जो सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो इट वाज अराइव्ड एट द डिजायर्ड स्टोरेज लोकेशन मे बी प्रोसीड बाय सिक्वेंशियल थ्रू अदर लोकेशन। अगर आपने डाटा जो है वो रिट्रीव करना है तो रिट्रीव करने के लिए आपको जो प्रीवियस लोकेशंस हैं उनको क्रॉस करके फिर आगे आना पड़ेगा। तो सिक्वेंशली आप सारे जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं उन पे उनसे जंप करते जाएंगे, उनको क्रॉस करते जाएंगे, उनको चेक करने के बाद अपनी डिजायर्ड लोकेशन के ऊपर पहुंचेंगे। इसी तरह डाटा कैन ओनली बी रिट्रीव्ड इन द सेम सीक्वेंस एज व्हिच इट वाज स्टोर्ड। होता यह है कि आपका डाटा जिस सीक्वेंस में आपने टेप ड्राइव पे या जो भी आपके स्टोरेज डिवाइस है उसके ऊपर राइट किया है तो उसी तरह से ही आप जो है वो रीड भी करेंगे। एक्सेस टाइम जो है वो वेरी करता है। योर एक्सेस टाइम वेरीज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने जो आपकी लोकेशन है उस इंफॉर्मेशन की वो जिस जगह पे पड़ी है उसके ऊपर एक्सेस, अगर तो उस सीक्वेंस के ऊपर वो अर्ली पड़ी हुई है तो आपको जल्दी मिल जाएगा, और अगर वो आपके उस डिवाइस के बिल्कुल लास्ट में है तो इसका मतलब है कि पूरी आपको सीक्वेंस में एक दफा जो है वो गो थ्रू करके और फिर वहां पर पहुंचना है। तो इसलिए ये जो इसकी टाइम है यहाँ पे वो इंक्रीज कर जाएगा। Similarly, it is suitable for sequential process applications where most, if not all, the data records need to process one after another. आपके पास ऐसा डाटा है जिसको आपने रिट्रीव करना है, तो या आपको आप ऐसी एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं जहां से आपको डाटा जो है वो एक सीक्वेंस के अंदर चाहिए, पहले एक रिकॉर्ड चाहिए फिर दूसरा फिर तीसरा, और इस तरह से आपको तमाम जो है वो सीक्वेंस के अंदर, तो वहां पर तो ये वाली जो ड्राइव्स है ये बड़ा अच्छा वर्क करती हैं। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है, आपको रैंडमली जो है वो डाटा उसकी जरूरत है, तो तब वहां पर ये वाली डिवाइस अच्छा वर्क नहीं करेगी। मैग्नेटिक टेप इज एन टिपिकल एग्जांपल ऑफ स्टोरेज।
तो मैग्नेटिक टेप एक हमारे पास जो आजकल मैंने आपसे बताया कि ऑब्सोलीट है, फिर भी शायद कोई बहुत पुराने सिस्टम अगर कोई चल रहे हैं तो उसमें यूज हो रही होगी, तो वो उसका ये एग्जांपल है सीक्वेंशियल एक्सेस की. Then we have some other storage devices which are direct access, which can be direct accessed, and devices where any storage location may be selected and accessed. तो randomly हम किसी भी एक storage location के ऊपर पहुंच सकते हैं, वहां से डेटा हासिल कर सकते हैं और डेटा वहां पे राइट भी कर सकते हैं. It also permits access to individual information in more direct and immediate manner. तो आपको ये direct और immediate manner में आप अपनी डेटा के ऊपर आप पहुंच सकते हैं. And direct access storage devices are approximately equal access time is required for information. अगर आपने कोई भी एक लोकेशन से डाटा लेकर आना है, तो किसी भी लोकेशन से आपके पास thousands of लोकेशन उस डिवाइस के ऊपर मौजूद हैं जहां पर आपका डाटा पड़ा है, तो किसी भी लोकेशन से जब आप डाटा लेकर आना चाहते हैं तो मोर और लेस आपका जो टाइम है वो एवरी लोकेशन के लिए वो सेम ही होगा, क्योंकि आप डायरेक्टली उस लोकेशन पे जा रहे हैं. वो जो रीड हेड है वो वहां पर डायरेक्ट उस लोकेशन को एक्सेस करेगा और आपको डाटा जो है वो आप राइट कर सकते हैं या रीड भी कर सकते हैं. इसी तरह ये वाले जो प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस में जहाँ पे हम टिकट बुकिंग है, जहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग है, वहाँ पे हम डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस जो है वो यूज करते हैं. एंड सिमिलरली मैग्नेटिक ऑप्टिकल एंड मैजेंटो ऑप्टिकल डिस्क जो है वो भी इस की स्टोरेज डिवाइस की एग्जांपल्स है. ओके, मैग्नेटिक टेप को हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखना चाहते हैं कि मैग्नेटिक टेप जो है ये होती क्या है, इसके ऊपर वर्किंग कैसे की जाती है और ये हमारे कैसे काम आती है सीक्वेंशियल एक्सेस के लिए. ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है which is used for sequential access and physically the tape medium is of plastic ribbon. होता ये है कि आपकी जो मैग्नेटिक टेप है वो और कुछ नहीं है, वो सिर्फ जो है क्या एक प्लास्टिक का रिबन है जो कि आपने बाउंड किया हुआ है. इसी तरह which is usually half or 0.25 इंच वाइड, या तो वो 0.5 या 0.25 इंच की उसकी विड्थ है उस रिबन की जो कि आपने लपेटा हुआ है किसी और चीज के ऊपर. तो और इसकी ये विड्थ और अगर हम लेंथ की बात करें तो मिनिमम जो लेंथ आती है वो 50 फीट का रिबन आपको मिलेगा और मैक्सिमम जो है वो 2400. तो जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं मैग्नेटिक टेप के, उन्होंने जो मार्केट के अंदर मैग्नेटिक टेप्स लॉन्च की हैं उनकी वेट जो है वो 0.25 थी या 0.5 थी. पर जो रेंज है ये कौन है 174, क्यों इसके ऊपर जो है वो ओके. तो अच्छा, हम बात कर रहे थे उस रिबन की, तो वो रिबन जो है उसको सिर्फ वो प्लास्टिक तो जाहिर है ना वहां से रीड हो सकता है ना राइट हो सकता है. तो हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू कोट इट विद सम मैग्नेटाइजेबल रिकॉर्डिंग मटेरियल. और मैग्नेटाइजेबल रिकॉर्डिंग मटेरियल की एग्जांपल आयरन ऑक्साइड है और क्रोमियम ऑक्साइड है. तो या तो आप क्रोमियम ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड की उसके ऊपर एक कोटिंग कर देंगे. Data is recording on the tape in the form of any invisible magnetized and non-magnetized spots. अब वो जो उसके ऊपर आप डाटा आपने लिखना है तो वो आपको नजर नहीं आ सकता. तो ऐसा नहीं है कि वो डाटा जो आप उसके ऊपर राइट करेंगे 0 और 1 की फॉर्म के अंदर तो वो आपको उसमें नजर आएगा, बल्कि क्या होगा कि कुछ उसका पोर्शन जो है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा और कुछ उसका स्पॉट्स जो है वो नॉन मैग्नेटाइज, वहां पे मैग्नेटाइज नहीं होंगे. तो जो स्पॉट उसके मैग्नेटाइज हो जाएंगे उसको हम कहेंगे कि ये 1 है, और जहां पे हमारा जो स्पॉट है वो मैग्नेटाइज नहीं हो रहा उसे हम कहेंगे कि वो 0 है. तो इस तरह 0 और 1 को आप उस टेप के ऊपर स्टोर कर सकते हैं. टेप रिबन इज स्टोर्ड इन रील्स एंड स्मॉल कैट्रिज और कैसेट. या तो वो किसी स्मॉल कैट्रिज के ऊपर या कैसेट के ऊपर या रिबन के ऊपर आपका जो है वो रिबन जो है वो रील के ऊपर हम लपेट लेते हैं. ओके, ये मैग्नेटिक टेप की स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको नजर आ रही है. इसमें आपके पास डिफरेंट ट्रैक्स हैं, डिफरेंट ट्रैक होते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट ट्रैक होते हैं. और इसी तरह जो है वो जैसे यहाँ पे
7th ट्रैक है और इसकी वैल्यूज जो है 0 से 9 तक, और उसके बाद A से लेकर G तक और आगे Z तक ये यहाँ पर अवेलेबल है। तो जो ईच यहाँ पे वर्टिकल लाइन आपको नजर आ रही है, चाहे वो पैरिटी बिट में हो, चाहे जोन उसका जोन हो, या चाहे न्यूमेरिक की वैल्यूज आपने वहां पर स्टोर करनी है, ये जिस तरह से भी हो, जो वर्टिकल लाइन आपको नजर आ रही है वो रिप्रेजेंट कर रही है 1 को, और अदरवाइज यहाँ पे जगह आपको एम्प्टी नजर आ रही है तो इसका मतलब है कि वो वहाँ 0 है। तो यहाँ पे आपको इसमें फ्रेम का कॉन्सेप्ट पता चला, जैसे 9 से नीचे जितना भी आप रीड करेंगे उसी 9 के नीचे नीचे जो आप रीड करते जाएंगे, दैट इज अ फ्रेम। एंड सिमिलरली यू हैव डिफरेंट ट्रैक्स, यहाँ पे 1 से लेकर 7 तक आपको शो किए गए हैं, यानी जो 1 रो है सबसे नीचे, उसके ऊपर 2nd रो ऊपर, 3rd रो उससे ऊपर और 7th रो सबसे ऊपर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये ट्रैक हो जाएगा। और इसी ट्रैक के ऊपर आप देखेंगे कि कौन सी आपकी पैरिटी बिट है। होता यह है कि हमें किसी भी मकसद के लिए जो बिट्स है उसको फिक्स हमने किया, जैसे फॉर एग्जांपल पैरिटी हमने असाइन कर दिया, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे उस खास लोकेशन के ऊपर जो भी बिट होगी हम उसे समझेंगे कि ये हमारी पैरिटी बिट ही है। इसी तरह हम करेक्टर बाय करेक्टर डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ये हमें टेप अलाउ करती है कि हम करेक्टर बाय करेक्टर जो डाटा को स्टोर कर सकें। जैसे 0 करेक्टर है, जैसे A करेक्टर है, जैसे B करेक्टर है, तो इस तरह ये आपके जितने भी कोई न्यूमेरिक करेक्टर है या अल्फाबेट करेक्टर है, तो वो हम वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ये वाली जो रील है या ये जो मैग्नेटिक टेप है, ये उस स्टोरेज के अंदर आपकी एग्जाम वो आपकी हेल्प कर रही है। इसी तरह अगर हम इसे थोड़ा सा एग्जांपल को एनहेंस करें, तो एक फ्रेम हर करेक्टर के लिए ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर मौजूद है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे वैल्यू 1 वर्टिकल लाइन है, इसका मतलब है कि वहां पर आपकी बिट की वैल्यू 1 है। इसी तरह 8 डिजिट 2 डिजिट एडिट जोन पैरिटी बिट, और ये सारी जिस चीज को आपने वो जो भी आपका ट्रैक जिसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से आप सेट कर सकते हैं। जिस तरह ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे उस ट्रैक सेटिंग की आपके सामने मौजूद है, which is 8 digit, 2 digit, edit zone, parity bit zone, unit digit, 4th digit। तो इस तरह से हम अपनी मर्जी से ये अपने काम के हवाले से इसके ऊपर स्टोर करते हैं। वैसे आपको जो इम्पोर्टेंट चीज समझने वाली है वो आपका फ्रेम है, और आप उस फ्रेम के ऊपर जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है उसमें जो वर्टिकल लाइन है वो हमारी जाहिर करेगी कि वहां पे 1 है। इसी तरह आपके पास ओके एक और एग्जांपल है जिसमें टेप मोशन आपके सामने मौजूद है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले IBG, उसके बाद R1, फिर IBG, फिर R2, फिर तो आप ये देखेंगे जो R1 या R2 या R3 है, ये हमारा रिकॉर्ड है जिसको हम स्टोर करना चाहते हैं। तो एक रिकॉर्ड को आप स्टोर करते हैं और उसके साथ एक और टैग लगाते हैं IBG का। IBG मीन्स आप उसमें बता रहे हैं कि यहाँ पे दो जो आपके रिकॉर्ड है उनके दरमियान गैप है, तो इंटर ब्लॉक गैप भी से कहते हैं। IBG इंटर ब्लॉक गैप आप उसको कह लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक जो आपका तरीका है वो फर्स्ट वन में शो किया हुआ है, और बी को अगर आप देखें तो बी में भी आपका सबसे पहले तो इंटर ब्लॉक गैप आ गया, उसके बाद आपने R1 और R2 दो रिकॉर्ड जो है वो वहां पर है, फिर आपके पास IBG है, फिर आपके दो रिकॉर्ड है, फिर IBG है। एंड थर्ड केस के अंदर आप IBG के बाद इंटर ब्लॉकिंग गैप के बाद तीन रिकॉर्ड जो है वो स्टोर कर रहे हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। तो जैसे उसको आपके वेंडर ने जो भी बनाया उसको जिस तरह से मैनेज किया, तो ये तीन तरीके जो है एज एन एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। सिमिलरली अगर उसको हम थोड़ा सा और जरा डिटेल के अंदर देखें, तो आपके पास एक फाइल अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो उसके हेडर लेबल और जो उसकी वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। फाइल ट्रेलर और फाइल हेडर, ये दो चीजें। फाइल ट्रेलर का मतलब है कि आपकी फाइल वहां पर एंड हो रही है, और इसी तरह हेडर का मतलब है कि आपकी फाइल है वहां से स्टार्ट हो रही है। इसके बाद आपका इंटर ब्लॉक गैप आ गया, फिर आपने रिकॉर्डिंग की अपने ब्लॉक्स की जो भी आपने राइट करना है, फिर इंटर ब्लॉक गैप आ गया, उसके बाद फिर आपने ब्लॉक रिकॉर्ड किया। तो ये इस तरह चलता जाएगा जब तक आपका फाइल ट्रेलर नहीं आ जाएगा।
तो हमें फाइल ट्रेलर से पता चलेगा कि आपकी जो फाइल है यहाँ पर एंड हो चुकी है। ओके, उसको थोड़ा और डिटेल से अगर हम देखें तो सबसे पहले आपके पास जो टेप है उसके ऊपर चूंकि डाटा जा रहा है तो उसके लिए भी एक हमें हेडर वहां पर जरूरत है जिसको हम मार्कर कहते हैं, और इसको हम बूट मार्कर कहते हैं, BOT बूट मार्कर। इसका आपको ये बताता है कि यहाँ से टेप बिगिन हो रही है, इट इज बिगिनिंग ऑफ द टेप, BOT। इसी तरह टेप का हेडर लेबल वहां पर इंक्लूड होता है, और इसके बाद इंटर ब्लॉकिंग गैप आपके पास है। फिर फाइल का हेडर है जो आपने फाइल स्टोर करनी है उसका हेडर, और हेडर के बाद फिर आपके पास इंटर ब्लॉकिंग गैप आएगा, फिर आपने रिकॉर्ड जो है वो स्टार्ट करने हैं। ओके, अजान आ रही है, थोड़ा वेट करेंगे। आ रही है सब लोगों को? जी सर आ रही है। यस सर। सर आ रही है। ओके 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 ठीक। ओके, तो ये मैं आपसे बता रहा था कि जो फाइल आपने शुरू करनी है, एक तो आपने टेप स्टार्ट की, आपने टेप हेडर लगाया, उसके बाद इंटर ब्लॉक गैप आपने शो किया, फिर फाइल हेडर के बाद भी IBG एक इंटर ब्लॉक गैप आपके पास आएगा, फिर आपके ने जितने ब्लॉक उसमें रिकॉर्ड करने हैं वो जाहिर है वो आ जाएंगे, फिर आपके पास इंटर ब्लॉक गैप लास्ट में भी आएगा, और इसी तरह जो है वो आपने बाद में बताना है कि ये फाइल का एंड है, और फिर आपने बताना है कि ये टेप का भी एंड है। तो टेप का एंड बताने के लिए आपको करना पड़ेगा जो मार्कर है वहां पे जो आप यूज करते हैं, जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि टेप यहाँ पे एंड हो गई है, उसको हम कहते हैं EOT। ठीक है, यानी EOT स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ द टेप। तो ये इसके लिए एक और ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल 5 के अंदर आपको बताई। इसी तरह जो मैग्नेटिक टेप की स्टोरेज है, अगर आप देखना चाहते हैं कि वो कितना डाटा उसके अंदर स्टोर हुआ है, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग डेंसिटी को चेक करते हैं और उसकी लेंथ को। तो जितनी भी लेंथ है उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे रिकॉर्डिंग डेंसिटी के लिए, तो आपको स्टोरेज कैपेसिटी निकल आएगी। जैसा डाटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी जो है वो आपकी उस अमाउंट के मुताबिक है जो कि आपने उसके ऊपर डाटा स्टोर किया है। और अगर हमें ये मेजर करनी है तो हमें पता करना पड़ेगा कि हमारे 1 इंच के अंदर कितना डाटा स्टोर है, और इसको हम कहते हैं बाइट्स पर इंच, BPI भी इसको कहते हैं, BPI। ठीक है, बाइट्स पर इंच। तो अगर हम ये देखते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपना जो डाटा है वो उसको मेजर कर रहे हैं कि वो कितना है। तो आपकी जो टेप डेंसिटी है जो डिफरेंट वेंडर्स ने बनाई है, मिनिमम हमें मिलती है 800 बाइट्स पर इंच, और जो मैक्सिमम है वो 77,000 बाइट्स पर इंच भी उसके उस 1 इंच के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन भी स्टोर हो सकती है। तो ये आपके पास डेंसिटी आ गई। डेंसिटी को आपने उसकी, अब इम्पोर्टेंट चीज जो इसके अंदर देखने वाली है कि आपके पास टेप जो है वो सारी की सारी डाटा राइटिंग के लिए यूज नहीं होती, बल्कि उसमें कुछ आपके इंटर ब्लॉकिंग गैप जो है वो आप निकाल देते हैं, कुछ आप फाइल हेडर और वो जो फाइल ट्रेलर है वो निकाल देते हैं, कुछ और इस तरह की चीजें जो है वो वहां पर आप निकाल लेते हैं। तो हमारी जो टेप है वो पूरी यूज है। तो कितनी यूज होती है? बेसिकली वो 35% to 75% ऑफ इट्स एक्चुअल स्टोरेज कैपेसिटी जो है आप उस टेप को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन आपने कौन सी यूज की है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि उसकी स्टोरेज जो है वो कितनी है। और इसी तरह अगर आप ट्रांसफर रेट की बात करें तो इट रेफर्स टू द कैरेक्टर्स पर सेकंड दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इनटू द मेमोरी। तो जितने कैरेक्टर आप 1 सेकंड वहां से 1 सेकंड में आप राइट कर सकते हैं या वहां से रिट्रीव कर सकते हैं, ये उसकी स्पीड होगी जो डाटा ट्रांसफर की। और जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं हम अपने डाटा को ट्रांसफर करने में, वो हम उसे कहते हैं बाइट्स पर सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड में आपने कितने बाइट्स जो हैं वो सेंड किए, तो ये आपकी जो स्पीड है वो रहेगी। एंड द डाटा ट्रांसफर रेट वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द डाटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी एंड द स्पीड विद विच डाटा ट्रेवल्स अंडर द रीड राइट हेड। तो ये उसके डिपेंड करता है कि आपका जो डाटा ट्रांसफर रेट है वो कितना है, वो इस पर डिपेंड करेगा कि आपने डाटा 1 इंच के ऊपर कितना लिखना है, उसकी डेंसिटी कितनी है, और ये डिपेंड करता है कि आपकी जो हेड है, उस जो लिखने वाला हेड है जो कि आपका टेप के ऊपर राइट कर रहा है, वो किस तरह ट्रेवल करता है और उसकी मूवमेंट रीड राइट के लिए क्या है। ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं डाटा ट्रांसफर के रेट को
इंक्रीज करने में या डिक्रीज करने में। और एक आपके पास जो टिपिकल या आमतौर से एक आप यूं समझ लें कि एवरेज वैल्यू जो कि डाटा ट्रांसफर रेट की अवेलेबल है या आपको मिलती थी उस मैग्नेटिक टेप के ऊपर, दैट वाज 7.7 मेगाबाइट्स पर सेकंड। तो एमबी पर सेकंड जो है वो आपको इतनी आपको ट्रांसफर रेट जो है वो मिल रहा है। ओके, स्लाइड नंबर 16 तक मैंने आपसे जो है वो पढ़ाया है। मुझे अब आपने याद रखना है कि नेक्स्ट टाइम जो है हमने स्लाइड नंबर 17 से जो है वो यही वाला चैप्टर स्टार्ट हम कर देंगे, ठीक है। ओके तो सर। आपका लेक्चर जो है वो यहाँ पर एंड हो रहा है। ओके सर। कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप पूछ सकते हैं। सर ये फ्राइडे वाले दिन हमारे मिड होगा कि वैसे ही आप टेस्ट लेंगे? आपका मीट होगा। ठीक। जी हाँ बोले। सर वो सिलेबस फिर कम करने थैंक यू का फॉर लिसनिंग। डिस्कस। क्या डिस्कस सर करना है? मैं सर कह रहा हूँ काइंडली सर कि ना हम आपको ना मतलब कंफर्म सारे बच्चे जो कहते हैं ना, आप सब बच्चे यही कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से कोई भी एक मतलब चैप्टर कम कर दें, 6 से 9 अपनी मर्जी से हाँ, जो भी उसके आप कम ऊपर करना मैं चाहते हैं। जरा देख के फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सीआर से क्या वो मेरे से कम्युनिकेट कर ले या चलें जीआर ठीक है, को मैं थैंक यू बता वेरी मच सर। दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। एक्सक्यूज मी सर। यस व्हाट? सर वो एक तो हेडर फाइल देंगे इनपुट में और एक क्या देंगे? जब आप डाटा लिखते हैं, राइट करने लगे हैं, तो वहां पर आपने उस पे देना है, आपने फाइल का हेडर जाहिर है देंगे, और उसके बाद इंटर ब्लॉकिंग गैप भी आप वहां पर बताते हैं। उसके बाद आप अपना रिकॉर्ड जो है वो लिखते हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी दफा इंटर ब्लॉकिंग गैप और कितने रिकॉर्ड्स के बाद आईबीजी का जो टैग है वो वहां पर अप्लाई कर, वो आप देख लें, आपके पास है। और कोई क्वेश्चन? ओके, थैंक यू फॉर ऑल।